हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कल हमने अपना पहला चैप्टर समाप्त कर लिया था। इसके बाद आज हम दूसरा चैप्टर प्रारंभ करेंगे। इस चैप्टर को प्रारंभ करने से पहले जो है इसमें कुछ बेसिक डेफिनेशन है। इन डेफिनेशंस को हम लोग समझ लेते हैं ताकि इस चैप्टर को समझने में हमको आसानी हो। जिसमें पहला डेफिनेशन है लीनियर परिपथ। रेखीय परिपथ वे परिपथ होते हैं जिनमें अवयवों में धारा एवं वोल्टता के कारण कोई बदलाव नहीं होता है। अर्थात यदि इनमें धारा और वोल्टता को बदल दिया जाए तो इनके अवयव में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता है, इसलिए इन्हें रेखीय परिपथ कहते हैं। अर्थात इन सदैव रेखीय लीनियर जो है कैरेक्टरिस्टिक दिखाते हैं। अरेखीय परिपथ नॉन लीनियर सर्किट। इन परिपथों में वोल्टता और धारा को बदलने के कारण इनमें जो है बदलाव आ जाता है, इसलिए इन्हें अरेखीय परिपथ कहते हैं। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हम लोग रेखीय और अरेखीय घटक पढ़े थे। यहाँ पर हम लोग रेखीय और अरेखीय सर्किट पढ़ रहे हैं। ये दोनों ही चीज़ें अलग अलग होती हैं, इसको ध्यान से समझिएगा, वरना आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके बाद है सक्रिय नेटवर्क। वह नेटवर्क जिसमें कम से कम एक ईएमएफ लगाया गया हो या इससे अधिक भी ईएमएफ हो सकता है, लेकिन कम से कम एक ईएमएफ अवश्य होना चाहिए, तो उसको सक्रिय नेटवर्क कहते हैं। इसके बाद निष्क्रिय नेटवर्क, पैसिव नेटवर्क। इन परिपथों में किसी भी प्रकार का ईएमएफ नहीं होता है, केवल एलिमेंट होता है, ईएमएफ नहीं होता है, तो उसे निष्क्रिय नेटवर्क कहते हैं। इसके बाद अगला डेफिनेशन है नोड। विद्युत परिपथ में एक ऐसा बिंदु, यहाँ पर बिंदु लिख लीजिएगा दोस्तों, जहाँ दो या दो से अधिक विद्युत अवयव जुड़े हों, नोड कहलाता है। देखिए दोस्तों, यह एक सर्किट दिखाया गया है। डेफिनेशन के अनुसार जो है विद्युत परिपथ में ऐसा बिंदु जहाँ कम से कम दो या उससे अधिक अवयव जुड़े हों, उसी को नोड बोलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट और 4 पॉइंट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कम से कम एक अवयव ये है, दूसरा ये है, तो एक नोड इसको कहेंगे। फिर इस पॉइंट पे ध्यान देंगे, यहाँ पर 3 एलिमेंट जुड़े हुए हैं, ये R1, R2 और R3। तो बिंदु B को भी नोड कहेंगे हम लोग। इसके बाद C पॉइंट को देखेंगे तो यहाँ 2 एलिमेंट R2 और R4 ये जुड़ा हुआ है, तो इसको भी हम लोग नोड बोलेंगे। इसके बाद D पॉइंट को देखेंगे, यहाँ भी देखिए एक ये रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, देखिए। इसके बाद ये रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है और ये बैटरी जुड़ा हुआ है, तो इस पॉइंट को भी नोड कहेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ इसको हम लोग नोड नहीं कहेंगे, इसको नोड नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट देखिए एक तार से शॉर्ट है, तो यही नोड यहाँ भी है, यही नोड यहाँ भी है। इसमें आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना है। यहाँ नोड नहीं लिख सकते। अगर यहाँ नोड लिखेंगे तो इसको नोड नहीं बनाएंगे। ये तीनों नोड एक ही हैं, कॉमन है। यही बात यहाँ नीचे लिखी गई है। उपरोक्त चित्र में ABCD 4 नोड हैं। A, B, C और D, यही 4 नोड है, इसके अलावा कोई नोड नहीं है। इसके बाद ब्रांच किसे कहते हैं, इसको देखेंगे। विद्युत परिपथ में 2 नोड को जोड़ने वाले भाग को शाखा कहते हैं, ब्रांच कहते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर नोड हम लोग जान चुके हैं, A, B, C और D जो है नोड हैं। तो इन नोडों को जोड़ने वाले भाग को क्या कहेंगे, शाखा। जैसे यहाँ A से B ये दोनों जुड़ रहा है, 2 नोड, तो इसी भाग को क्या कहेंगे, शाखा 1, यानी ब्रांच 1। फिर B से C नोड को जोड़ रहा है, तो ये ब्रांच 2 हो गया। इसके बाद C को D से जोड़ रहा है, ये 2 नोड जुड़ रहे हैं, तो यहाँ ब्रांच 3 हो गया। इसके बाद B और E नोड आपस में जुड़ रहे हैं, तो यहाँ ब्रांच 4 हो गया। और इसके बाद A और F नोड जुड़ रहे हैं, A और E, क्योंकि ये दोनों पॉइंट एक ही हैं, तो ब्रांच 5 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं
कितने ब्रांच हो गए, 1 2 3 4 5, यही इसमें लिखा हुआ है इस चित्र में ए बी, यानी ए बी बी सी और सी डी डी ई और एफ ए या ए एफ, यही 5 शाखाएं हैं। इसके अलावा इसमें और कोई शाखा नहीं है। इसके बाद हम लोग देखेंगे बंद परिपथ, जिसको क्लोज सर्किट या लूप भी कहते हैं। किसी भी विद्युत परिपथ का वह बंद रास्ता जिसमें कोई अवयव तथा नोड 1 से 14 भर न है उसे लूप कहते हैं। और मेश भी देख लेते हैं साथ में, फिर इसके बाद फिगर से इसको हम लोग समझेंगे। तो मेश क्या होता है, मेश एक ऐसा बंद परिपथ होता है, यानी मेश एक ऐसा लूप होता है जिसके अंतर्गत कोई दूसरा लूप न हो, मेश कहलाता है। ये दोनों बातें ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इस फिगर के माध्यम से हम क्लियर कर देंगे कि मेश और लूप में क्या अंतर है। देखिए दोस्तों, चित्र में ए बी ई एफ ए और बी सी डी ई बी और ए बी सी डी ई एफ ए, ये 3 लूप हैं, तथा ए बी सी ई एफ ए और बी सी डी ई बी 2 मेश हैं। मेश और लूप में अंतर समझने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं सर्किट में। देखिए दोस्तों, ये मेश जो है, ये छोटे भाग को मेश कहते हैं। ये वाला भाग जो है मेश होता है, यानी ये पूरा सर्किट मेश है, और ये दूसरा वाला भाग बंद रास्ता मेश है। लेकिन इसको मेश भी कहते हैं, लूप भी कहते हैं, लेकिन ये वाला पूरा बड़ा भाग लूप है। अर्थात लूप के अंतर्गत मेश आ सकता है, लेकिन मेश के अंतर्गत लूप नहीं आ सकता है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है। वैद्युत परिपथ, यहाँ वैद्युत परिपथ के बारे में देखेंगे। वह परिपथ जिसमें वैद्युत धारा प्रवाहित होता है वैद्युत परिपथ कहलाता है, और जिस वैद्युत परिपथ में डीसी धारा प्रवाहित होती है उसे डिश धारा परिपथ कहते हैं। इस चैप्टर में दोस्तों हम लोग डीसी परिपथ के बारे में बात करेंगे। अतः डीसी परिपथ में केवल डीसी धारा प्रवाहित होती है, उसमें किसी प्रकार की कोई एसी धारा प्रवाहित नहीं होती है। और डीसी परिपथ के घटक के बारे में बात करें तो समांतर डीसी परिपथ में बैटरी, जिसे वोल्टेज सोर्स कहते हैं, होता है, प्रतिरोध होता है, और कभी कभी करंट सोर्स भी होता है, जो आगे हम लोग समझेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन। पिछले चैप्टर में हम लोग प्रतिरोध को पढ़ चुके थे, अब यहाँ पर प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत परिपथों में प्रतिरोध को मुख्यतः 2 प्रकार से जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। किन्हीं किताबों में एक तीसरा संयोजन, जिसे मिश्रित क्रम संयोजन कहते हैं, वह भी बताया गया है। इसको हम लोग आगे जो है थ्योरी के रूप में कंप्लीट कर लेंगे। फिलहाल जो है मुख्य रूप से प्रतिरोधों को 2 प्रकार से संयोजित किया जाता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। पहला इसमें पढ़ेंगे हम लोग प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, माना हमारे पास R1, R2, R3 3 प्रतिरोध हैं, जिन्हें श्रेणी क्रम में एक परिपथ में जोड़ना है। परिपथ में माना कुल वोल्टेज V है। R1 ये प्रतिरोध हो गया, ये R2 हो गया, और ये R3 हो गया। जिन्हें प्रत्येक प्रतिरोध में कम से कम 2 टर्मिनल होते हैं। कम से कम क्या दोस्तों, 2 ही टर्मिनल होते ही हैं। तो पहला टर्मिनल हो गया ए और दूसरा हो गया B। इस दूसरे प्रतिरोध का पहला टर्मिनल C और दूसरा टर्मिनल D। इसके बाद तीसरे प्रतिरोध का पहला टर्मिनल E है और दूसरा F है। अब इनके हम संयोजन को समझेंगे कि कैसे जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम बनेगा, और कैसे जोड़ेंगे तो समांतर क्रम में बनेगा। प्रतिरोधों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ना होता है तो पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिखाया गया है, जब श्रेणी क्रम संयोजन करना है तो पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे यानी B को दूसरे प्रतिरोध C के साथ जोड़ा जाता है। इसी प्रकार जो है तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे को दूसरे प्रतिरोध को दूसरे सिरे से जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रतिरोधों को जोड़ते जाते हैं तो श्रेणी क्रम संयोजन बन जाता है। यदि किसी परिपथ में कई प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो उनमें एक समान धारा प्रवाहित होती है। दोस्तों देखिए, इस परिपथ में हम आपको दिखाते हैं, जब
कई भी, यहाँ तो केवल 3 प्रतिरोध के दिखाया गया है। अगर कई प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो वहाँ भी केवल अगर I धारा परिपथ में प्रवाहित हो रही है तो सभी प्रतिरोधों में I ही धारा प्रवाहित होगी, क्योंकि करंट को जाने का केवल श्रेणी परिपथ में एक ही रास्ता होता है। अतः इसमें अगर I धारा है तो इसमें भी I ही होगा, इसमें भी I होगा, यानी इसके अलावा और भी प्रतिरोध यहाँ पर श्रेणी क्रम में जुड़े रहेंगे तो सब में I ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि श्रेणी में जुड़े प्रतिरोधों में धारा समान होती है। दूसरा है, यदि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनके एक्रॉस अलग अलग वोल्टेज होगा और इनका योग परिपथ की कुल वोल्टेज के बराबर होता है। अर्थात दोस्तों, परिपथ में अगर कई प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनके एक्रॉस जो वोल्टेज होता है V1, V2, V3 ये अलग अलग होता है और इनका जो योगफल होगा, यहाँ अगर V1, V2 और V3 को जोड़ें तो जो योगफल आएगा वह V के बराबर आएगा, अर्थात परिपथ की पूरी वोल्टता के बराबर आएगा। यही बात यहाँ पर जो है डेरिवेशन करके प्रतिरोधों के संयोजन का फॉर्मूला निकाला गया है। उपरोक्त कथनों के अनुसार जो ऊपर हम लोग पढ़े हैं, इसके अनुसार यहाँ V वोल्टेज किसके बराबर हो जाएगा, V1, V2 और V3 के। तो यही बात यहाँ लिखी हुई है, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो हम लोग ओम का नियम के बारे में यहाँ पढ़ चुके हैं कि ओम का नियम होता है I बराबर V/R होता है, तो V बराबर IR हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर यूज करेंगे हम लोग, V बराबर IR और V1 बराबर IR1। I क्यों ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि सब में I है। इसी प्रकार प्लस IR2 प्लस IR3, क्योंकि V1 और V2 V3 का मान निकालेंगे तो यही प्राप्त होगा। इसके बाद जो है I को यहाँ से कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने के बाद I से कट जाएगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यही प्रतिरोध के श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला है। यहाँ पर एक स्टैंडर्ड फार्मूला लिखा गया है प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन का। यदि कई प्रतिरोध एक साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हों, यदि n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हों तो इनका स्टैंडर्ड फार्मूला क्या हो जाएगा, टोटल R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 बराबर डॉट डॉट करके Rn तक जितने भी प्रतिरोध जुड़े होंगे सबका जोड़ के हम टोटल प्रतिरोध निकालेंगे श्रेणी क्रम संयोजन में। इसके बाद प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में हम लोग यहाँ देखेंगे कि प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन कैसे किया जाता है। प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को एक बिंदु तथा दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु के बीच जोड़ा जाता है। जैसे यदि R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो यहाँ दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ 2 पॉइंट है। ऊपर डेफिनेशन में बताया जा चुका है कि अगर समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ना है तो प्रत्येक प्रतिरोध के पहले टर्मिनल को एक बिंदु पर और दूसरे टर्मिनल को दूसरे बिंदु पर जोड़ते हैं। दूसरा बिंदु B है। इस पूरे परिपथ को इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ एक ये कंडक्टर दिखाया गया है, यहाँ पर दूसरा कंडक्टर दिखाया गया है। दोनों पॉइंट, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कंडक्टर पॉइंट A को प्रदर्शित करता है और ये कंडक्टर पॉइंट B को प्रदर्शित करता है। तो समांतर क्रम को इस प्रकार भी प्रदर्शित कर सकते हैं और समांतर क्रम को, ये तीनों प्रतिरोधों के समांतर क्रम को इस प्रकार भी प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी दोनों परिपथ सिमिलर हैं, अर्थात समान हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। अब समांतर क्रम संयोजन में जो है प्रतिरोध के लिए जो डेफिनेशन से फॉर्मूला आता है उसके बारे में देखेंगे हम लोग। समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों में धारा अलग अलग होती है और होती है जिनका योग परिपथ से ली गई कुल धारा के बराबर होता है। समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के क्रॉस वोल्टेज समान होता है। यहाँ दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, देख सकते हैं कि हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन में क्या पढ़े थे। श्रेणी क्रम संयोजन में जो है धारा सब में समान होती थी, लेकिन समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में सबके क्रॉस वोल्टेज समान होता है जबकि धारा अलग अलग होती है। और श्रेणी क्रम में हम लोग पढ़े थे कि वोल्टेज अलग अलग होती है और धारा समान होती है। तो यह श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन में अंतर है। तो हम लोग उपरोक्त परिपथ से, जो यहाँ ऊपर दिया गया परिपथ है, अगर यहाँ भी वोल्टेज हम लोग लगा दें और यहाँ से
टोटल धारा I प्रवाहित हो रही, तो सब में पहले ब्रांच में जो है धारा जाएगी I1, दूसरे में I2 और तीसरे में I3, ये माना गया है। तो कुल I का कुल मान जो है I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। अब फिर यहाँ पर ओम का नियम हम लोग लगाएंगे, जो कि V बराबर IR होता है। इसी से जो है फॉर्मूला हमारा निकल के आएगा। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। यहाँ पर I बराबर होता है V/R, I1 बराबर V/R1, I2 बराबर V/R2 और I3 बराबर V/R3। यहाँ देख सकते हैं वोल्टेज को हर परिपथ में बराबर रखा गया है, V, अर्थात समांतर क्रम में वोल्टेज बराबर होता है प्रत्येक रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो यहाँ पर हम लोग I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 रखेंगे। अब प्रत्येक ये जो मान निकले हैं I1, I2, I3 का यहाँ पर रख देंगे इसमें। तो V/R बराबर V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। अब यहाँ V कॉमन ले लेंगे, इसको काटेंगे तो 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला है 3 प्रतिरोध के लिए। अब इसको n प्रतिरोध के लिए हम लोग देख लेंगे। यदि परिपथ में n प्रतिरोध जुड़े हैं तो 1/R बराबर टोटल प्रतिरोध 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट करके 1/Rn तक होता है। यहाँ हम लोग प्रतिरोध के संयोजन का नियम जान चुके हैं। अब अगले लेक्चर में हम लोग प्रतिरोध का मिश्रित क्रम संयोजन देखेंगे और इसके बाद स्टार डेल्टा कन्वर्जन पढ़ेंगे। इसके बाद चैप्टर में अभी और भी बहुत कुछ टॉपिक बाकी है, सो इसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे।